अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बल्कि कई लोग जो है आज बिकॉज इट्स थर्ड ईद डे और आप लोग आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। सो इट्स नॉट अ वार्म स्टार्ट बट we have a lecture today, so we have to cover our remaining topic from the last lecture about creating a custom calculator using JavaScript. So let me know when you guys are there online and you can comment and confirm if you can listen to my voice and we can start. तो आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, शाहजेब इज देयर। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग इस पेज को कंप्लीट कर रहे थे वेयर वी वर क्रिएटिंग एन एडम कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हाउ डू वी ट्रैक कि हम लोग किस साइन पे क्लिक करें, किस बटन पे क्लिक करें और किस टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसमें इंक्रीमेंट होगा। लाइक अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, और अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। बट हाउ डू वी ट्रैक दैट? किस तरह से हम लोग ये ट्रैकिंग रखेंगे कि जो प्लस का साइन है वो दूसरे बॉक्स का क्लिक हुआ है या पहले बॉक्स का क्लिक हुआ है? During that discussion we had a few arguments from I think there was somebody was talking about Vue.js or React और Angular के आज के दौर में अगर Vue, Angular और React जैसी टेक्नोलॉजीज हैं तो why are we learning jQuery? So I told them कि at any point अगर आप लोगों को फ्रंट एंड पे काम करना है तो these are just mere libraries और frameworks जो कि आपको एक अरेंजमेंट देते हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। बट इन 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 द मीन लॉजिक जहाँ आपको एल्गोरिदम लिखना है किसी भी चीज़ के लिए, देयर यू हैव टू यूज jQuery एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको लॉजिक क्रिएट करना है, अगर आपको देखें डॉम मैनिपुलेशन के लिए jQuery हमें लाइब्रेरी देती है, दैट इज ओके, ठीक है। jQuery से हम लोग सिलेक्टर्स अपने इजीली पिक कर लेते हैं डॉम मैनिपुलेशन के लिए। लेकिन खाली डॉम ही नहीं है jQuery के अंदर, jQuery के अपने जो डिफरेंट और लाइब्रेरीज हैं, दोज आर आल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। सो दोज आर आल्सो इन्वॉल्व, तो उनको भी हम जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जो है वो सीखनी है रिएक्ट और एंगुलर तो आपको jQuery की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 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 बिटवीन राइटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है,
या आपको डाटा को मैनिपुलेट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं लॉजिक्स के अंदर एल्गोरिदम लिखते वक्त आपको यूज़ करना पड़ेगा जेक्यूरी को या जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को जहाँ से हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्टॉप किया था। अच्छा जी, किस तरह से पॉइंट आउट करेंगे कि हम किस प्लस पर क्लिक करें और कौन सा बॉक्स से जो है हमारा उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। फॉर दैट वी आर गोइंग बैक टू दिस सेक्शन। कंटेनर, कंटेनर में एक कैलकुलेटर रैपर था इन बिटवीन दिस, दीज आर टू आइटम्स। और इन आइटम्स के अंदर हमारे पास लेफ्ट इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक और राइट इनलाइन ब्लॉक, इन दोनों के अंदर हमारे पास डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के बटन थे। यहाँ पे डिक्रीमेंट है और ये इंक्रीमेंट है, एंड दिस इज आवर फील्ड जहाँ पे हमारी वैल्यू इंक्रीज होनी है। ठीक है। सो ये सबसे इजी वे तो ये है कि आप आईडी दे लें जिस भी आप आइटम के ऊपर क्लिक करने लगे हैं। यानी जैसे ही मैं इस माइनस पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन चेक द पेरेंट्स आईडी, किस पेरेंट की अगर इस पेरेंट की आईडी या क्लास के अंदर या डाटा एट्रीब्यूट के अंदर कहीं वैल्यू 1 2 या 3 आ रही है तो दैट विल मेक मी इजी फॉर मैपिंग कि मैं यहाँ से आईडी पिक करूँ और उसी कंट्रोल का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूँ। एक ही तरीकेकार है। कैसे कि यहाँ पे आप चाहे डाटा एट्रीब्यूट दे लें, जैसे डाटा इज इक्वल टू 1। तो ये डाटा एट्रीब्यूट को मैं एज अ रेफरेंस यूज कर सकता हूँ कि जिस माइनस बटन पे क्लिक हुआ है उसके पेरेंट डिव का जो डाटा एट्रीब्यूट है उसके जो भी रो नंबर है उसी रो का टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करो। ठीक है। जैसे अगर हम इस पे इवेंट बाइंड करते हैं इस प्लस के साइन में, तो डॉलर डिव जिसकी क्लास कंट्रोल और इंक्रीमेंट है उसके ऊपर जब भी क्लिक हो तो उस क्लिक के अंदर आपको क्या करना है, उस क्लिक के अंदर आपको पेरेंट को, पेरेंट कैसे लेंगे, डॉलर पेरेंट का पेरेंट एलिमेंट आप ले लेंगे। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर पेरेंट को प्रिंट करवा लेते हैं कि पेरेंट में क्या आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक के बाद अगर मेरा चलेगा तो मेरा पेरेंट प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक के हमने जो टैग लगाए हैं, जो जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट जो हमने फंक्शन लगाया है वो सही टैग पे लगाया है। हमने लगाया div डॉट कंट्रोल। ठीक है। तो div डॉट कंट्रोल हमारे पास नहीं है, हमारे पास है span डॉट कंट्रोल। तो यहाँ पे आप स्पैन लगा देंगे। ठीक है। यानी आप एलिमेंट स्पैन और उसकी क्लास कंट्रोल और इंक्रीमेंट है इन दो क्लासेस का कॉम्बिनेशन विद एलिमेंट नेम या टैग नेम, तो स्पैन डॉट कंट्रोल डॉट आई एन सी। इसके ऊपर आपने इवेंट लगा दिया, प्लस पे क्लिक किया, एक इवेंट पहले से लगा हुआ था अलर्ट का वो चला, उसके बाद आपका कंसोल का जो आपने इवेंट चलाया वो चल गया। तो आपके पास पेरेंट आ गया div डॉट राइट डॉट आई बी। क्योंकि अगर आप HTML में देखेंगे तो इसका पेरेंट यही है, div जिसकी क्लास राइट और आई बी है। अच्छा, अब आपको इससे भी ऊपर जाना है तो राइट आई बी से ऊपर आप जाएंगे तो यू विल हैव दिस आइटम क्लास, और इस आइटम के अंदर आप डाटा का जो एट्रीब्यूट है वो आपको चाहिए। तो इफ वी डू पेरेंट डॉट पेरेंट, तो पेरेंट है उसका भी पेरेंट चाहिए हमें। ठीक है। और अब प्लस पे क्लिक करते हैं, कंसोल में आते हैं तो मेरे पास इस टाइम आ गई div डॉट आइटम। यानी मैंने क्लिक किया इस कंट्रोल पे, इस कंट्रोल पे क्लिक किया तो उसका पेरेंट मिला, उसके पेरेंट से मैंने फिर क्या किया, क्योंकि ये वाले सिबलिंग है और ये फिर पेरेंट है, अब उसका पेरेंट पिक किया। अब इस पेरेंट से मुझे ये डाटा एट्रीब्यूट लेना है, डाटा इज इक्वल टू 1। तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ, डॉट APTR एट्रीब्यूट का फंक्शन होता है जो कि आपको एट्रीब्यूट रिटर्न करता है। आप सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम दें और ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है। सो प्लस पे क्लिक किया तो आई हैव गॉट वन थिंग, वैल्यू इज 1। अब ये 1 मुझे बता रहा है कि मैंने पहली रो के स्पैन को क्लिक किया। ठीक है।
सो जब मैं ये जनरेट करवा रहा हूँ इसकी HTML, तब सबसे पहले मैं इनको डाटा एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देता हूँ। सबलाइन कोड को ओपन करते हैं, चेक करते हैं। जेएस इंडेक्स डॉट पी और इंडेक्स डॉट पी के अंदर ये हमारे पास आ गई पहली आइटम, ये आ गई दूसरी आइटम। यहाँ पे डाटा एट्रीब्यूट मैंने HTML में स्टैटिक दिया था, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं उसे यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं डाटा एट्रीब्यूट यहाँ पे साइन कर देता हूँ। डाटा इज इक्वल टू 1 एंड डाटा इज इक्वल टू 2। ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को लूप से चला रहे होंगे तो हम फॉर ईच की जो की है वो यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि की में ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लूप के अंदर हर दफ़ा की में पहली दफ़ा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो इंक्रीमेंट की वजह से हर आइटम को ऑटोमेटिकली आईडी लगती जाएगी, क्योंकि लूप के बगैर हम जैसे आइटम्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो डाटा एट्रीब्यूट में खुद असाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ, और जो मेरा लास्ट जो फंक्शन था क्लिक इवेंट, उसको भी मैं जावास्क्रिप्ट में प्लेस कर देता हूँ। सो इनसाइड स्क्रिप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन, ताकि जब वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी बेसिकली किस लिए कि आपके पेज के ऊपर सारे HTML एलिमेंट्स बाइंड हो गए, CSS अप्लाई हो गई और डॉक्यूमेंट अवेलेबल है JS मैनिपुलेशन के लिए, तो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि पेज के ऊपर कहीं भी जावास्क्रिप्ट HTML डॉक्यूमेंट लोड और बाइंड होने से पहले जो हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड ना चले, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा और मैं यहीं पे फंक्शन वो वाला कॉपी कर देता हूँ $div या span डॉट कंट्रोल डॉट inc, तो पेज के ऊपर HTML नहीं आई होगी, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को इस फंक्शन में कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। और एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि इस index.js की फाइल के अंदर मैं इसे प्लेस कर दूँ। तो मैंने राइट नाउ डॉक्यूमेंट में ही अपनी ओरिजिनल फाइल में ही प्लेस कर दिया इसे। अभी डाटा एट्रीब्यूट मुझे बता रहा है कि किस स्पैन पे क्लिक हुआ है। सो कंसोल को क्लियर करते हैं और प्लस पे क्लिक करते हैं, अलर्ट, और अलर्ट के बाद आपको डाटा एट्रीब्यूट 1 मिल गया। इस प्लस पे क्लिक करते हैं, अलर्ट, और अलर्ट के बाद डाटा एट्रीब्यूट 2 मिल गया। तो इसका मतलब है कि जो डाटा एट्रीब्यूट मुझे मिलेगा उसी नंबर ऑफ आइटम के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसी के अंदर कोड कर लें। तो यहाँ पे मैं पेरेंट की जगह लिख रहा हूँ रोल नंबर, जैसे दिस इज गिविंग मी रोल नंबर। तो अब मुझे उस रो के उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉलर div डॉट आइटम डॉट, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ रही है क्लास और ये डाटा एट्रीब्यूट 1 है, तो div डॉट आइटम के ऊपर जितनी भी आइटम्स आ रही हैं उनको लूप लगाता हूँ, जिसका डाटा एट्रीब्यूट 1 है उसके टेक्स्ट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। एक तो मेरे पास ये अप्रोच है, और इसके अलावा एक और इजी अप्रोच है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 5 minutes, आई नीड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आप ज़रा देखें, सजेस्ट करें कि इसके अलावा क्या बेटर अप्रोच है जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं कोड को।
So let's continue it. सो डाटा एट्रीब्यूट वन है, या तो हम इसको पिक कर लेंगे या हम बेसिकली हमारे पास एक और इससे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम सिबलिंग्स को चेक कर लें और सिबलिंग्स में ही हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर लेते हैं। तो वापस कोड में जाते हैं और इनसाइड दिस टेक्स्ट आइटम अगर हम इसकी ये सिलेक्टर यहाँ पे ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इन रिस्पॉन्स, हमारे पास एक कलेक्शन आ जाएगी। इस कलेक्शन में या तो आईडी वन इसका है या आईडी वन इसका है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास एक अगर लूप चल जाए तो उस लूप से हम लोग एट्रीब्यूट चेक कर सकते हैं। जैसे jQuery का जो लूप है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ईच का फंक्शन है, ठीक है। यानी ईच को अगर हम यूज करें तो जो भी कलेक्शन हमारे पास रिस्पॉन्स में आ रही है उसके ऊपर हम ईच का लूप रन करेंगे और ईच के लूप के अंदर हमारे पास सिंगल एलिमेंट अवेलेबल होगा और वहां से हम उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू को पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले यहाँ पे कंसोल में चलाते हैं और ईच में आपके पास दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक इंडेक्स और एक वैल्यू है। मैं इसको रन करता हूँ थ्रू ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से एक दफ़ा हम देख लेते हैं पैरामीटर्स को, तो फिर हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो ईच में एक अरे है और एक कॉल बैक है। Generic iterative function which can be used to seamlessly iterate over both objects and arrays. Arrays and array-like objects with the length property such as functions argument objects are iterated by numeric index from 0 to length minus 1, यानी जितनी भी उसकी लेंथ होगी वहां तक इसको रन करेगा। और jQuery डॉट ईच, यहाँ पे आपके पास दो उसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, अरे और अरे लाइक ऑब्जेक्ट वाइटेट ओवर जिस भी आप एलिमेंट के ऊपर ईच रन कर रहे हैं, और कॉल बैक के अंदर इंटीजर इंडेक्स इन अरे कॉमा ऑब्जेक्ट वैल्यू फंक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन एवरी वैल्यू। अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन देना चाह रहे हैं आप वो भी दे सकते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो हमारे पास डेफिनेशन है, वर्जन 1.0 के अंदर ये दोनों एडेड है, ठीक है। सो वी ट्राई टू रन वन ऑफ देम, और यहाँ पे हमें डेफिनेशन में ये बताया हुआ यूज के अंदर के इंडेक्स आपके पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों को कंसोल करवा लेते हैं एक दफ़ा। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स में क्या आता है एंड वैल्यू में क्या आता है। इंडेक्स में वन आ रहा है और वैल्यू के अंदर यानी 0 1 और वैल्यू में आपके पास पूरा एलिमेंट आ रहा है। तो पूरे एलिमेंट के अंदर डाटा एट्रीब्यूट भी आ रहा है, सो यही मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ईच वन कर लेता हूँ, डॉट ईच फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल एट्रीब्यूट या रो नंबर इज इक्वल टू चेक रो नंबर यहाँ पे लगा लेते हैं। चेक रो नंबर इज इक्वल टू हमें पिक करना है यहाँ पे जो वैल्यू में एलिमेंट आ रहा है उसका एट्रीब्यूट। यानी जब आपका ये लूप रन होगा एक्चुअल में तो आपके पास वैल्यू में पूरा एलिमेंट आ रहा होगा, उसकी HTML आ रही होगी, और उस HTML जो आपके पास टैग आ रहा है उसका एट्रीब्यूट आपको पिक करना है। तो व्हाट विल डू डॉलर वैल्यू, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसकी सिलेक्शन डॉट उसका एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट के अंदर आईडी, ठीक। और वी आर गोना कंसोल दैट आईडी जो हमें लूप से मिल रहा है, रो नंबर, ठीक है। तो दोबारा हम किसी प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारे लिए वी रन होगा। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों है हमें नहीं पता क्यों अनडिफाइंड है। चेक करने के लिए आप जो है डिबगिंग इसकी कर लें राइट नाउ। डिबगिंग कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट में आए जहाँ पे आपका कोड है वहीं पे डिबगर लगाएं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज रियली हैपनिंग। सो प्लस पे क्लिक किया,
सबसे पहले अलर्ट रन हुआ। अलर्ट के बाद आपका ये फंक्शन रन हुआ, div डॉट आइटम में आपके पास divs आई। वैल्यू में आपके पास आ रही है div डॉट आइटम। ठीक है, तो हमने किया डॉलर वैल्यू डॉट एट्रीब्यूट डेटा। तो इन दैट केस तो हमारे पास वन आना चाहिए। सो दोबारा कोड को देखते हैं, डॉलर वैल्यू डॉट एट्रीब्यूट आईडी। सो दैट इज द प्रॉब्लम, हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट लिखा है वो गलत है, यहाँ पे आना चाहिए डेटा। सो अगेन पेज को रिफ्रेश करते हैं और क्लिक एलिमेंट चेक करते हैं, तो आपके पास एट्रीब्यूट आ गया 1 2। अब हमें कंसर्न किसके साथ है कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट आया है अगर वो मैच करता है इस रो नंबर से जिसके ऊपर क्लिक हुआ है, जिस पेरेंट के साथ वो मैच करता है उसकी मुझे आईडी को पिक करना है एंड आई डू दैट। अब इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, आप चाहें तो ये क्लास जो है सब एलिमेंट्स को दे दें। आप यहाँ पे वन 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 डाटा एट्रीब्यूट देते हैं, जिसके स्पैन पे क्लिक हुआ है उसके उसी के जो आईबी सेंटर जो आपके पास इनपुट कंट्रोल है जिसका एट्रीब्यूट 2 है, आप उसको इंक्रीज करवा दें। देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, या हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्योंकि यहाँ से रो नंबर मिला हुआ है, हम उस रो नंबर से भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे क्लास दे दें डाटा एट्रीब्यूट के साथ, यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूट 1 दे दें और 2 दे दें तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं कि वो आइटम, वो डिव जिसकी क्लास आइटम और 1 है उसके टेक्स्ट को इंक्रीज कर। ठीक है, अगर हम डाटा एट्रीब्यूट देंगे तो फिर हमें लूप कलेक्शन लगानी पड़ेगी जो हम नीचे लगा रहे हैं, क्योंकि आपको आइटम के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा और हर एक का डाटा चेक करना पड़ेगा, जिसका डाटा वैल्यू इस रो नंबर की इक्वल आएगा आपको उसी का टेक्स्ट इंक्रीज करना है। ठीक, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इफ डॉलर इफ रो नंबर जो हमारा आउटसाइड ये रो नंबर है अगर ये एग्जैक्टली इक्वल है चेक रो नंबर के, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डॉलर दिस डॉट चिल्ड्रन डॉट फाइंड लगा लें आप। काफ़ी सारे तरीके का आ रहा है, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको दोबारा कंसोल में रन करूँ, सिर्फ इतने कोड को कंसोल में रन करते हैं, इसको हम लोग अभी प्रिपेयर करते हैं। यानी हर आइटम के ऊपर जैसे ही लूप चलता है, लूप के अंदर आपका रो नंबर पिक हो, रो नंबर अगर तो एग्जैक्टली इक्वल इस रो नंबर के आ जाए तो क्या होना चाहिए। तो लेट्स डिसाइड दिस रो नंबर वेरिएबल रो नंबर इज इक्वल टू, वी आर गोना चेंज द वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर हुआ था क्लिक के थ्रू। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं या न्यू साइन कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम लूप चलाएं, अगर रो नंबर 1 की वैल्यू यानी जो 1 है वो डाटा एट्रीब्यूट के इक्वल आ जाए तो क्या होना चाहिए। अगर तो रो नंबर और चेक रो नंबर दोनों इक्वल है तो कंसोल डॉट लॉग करवाए और चिल्ड्रन को। तो दिस डॉट चिल्ड्रन के अंदर आपके पास आ रहा है ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। ठीक है, अगर इसके ऊपर फाइंड लगाएं तो अब फाइंड से चिल्ड्रन के अंदर ये इनपुट नेम जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। ठीक, तो फाइंड एन एलिमेंट बाय इनपुट नेम। ठीक है, फाइंड की डेफिनेशन देख लें पहले। Get the descendant of each element in the current set of matched elements filtered by a selector jQuery object or element। मतलब आप सिलेक्टर दे दें, जिस तरह हम सिलेक्टर की बात कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दें या आप एलिमेंट दे दें। तो अगर आपको यहाँ से अगर आपको मिल जाता है वो एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट ये वाला, तो आप इसके ऊपर फाइंड लगाएं और फाइंड के अंदर आप इस सेंटर डिव के जो चाइल्ड हैं उनको सर्च आउट करें। डॉट फाइंड इनपुट, जिसका नेम क्या है, प्राइस।
की वैल्यू हमें चाहिए। वैल्यू 1 आ रही है इसकी, अगर मैं इसकी वैल्यू 9 कर देता हूँ तो आपके पास 9 आएगा। देखें, तो हमने लूप लगाया, लूप के अंदर हमने हर एक डाटा आइटम को पिक किया, लूप लगा इस आइटम के ऊपर। लूप के अंदर आपके पास दो आइटम्स आई, पहली के डाटा 1 था, दूसरी का डाटा 2 था। हमने कंडीशन लगाई जहाँ पे ये वाला डाटा एग्जैक्टली इक्वल आ जाए इस रो नंबर के, वहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हमें ये मिल जाए तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस कोड को हम लोग पिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं कि रो नंबर हमें क्लिक से मिल रहा है और दिन डॉट आइटम हमारा इस लूप में चल जाएगा और वैल्यू हमारी टूटी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से मुझे मिल गया, वैल्यू मिल गई टेक्स्ट बॉक्स की, वेरिएबल टी एच टी वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम डॉम से वैल्यूज को पिक करते हैं देर आर ऑलवेज दीज आर स्ट्रिंग्स। तो अब स्ट्रिंग को आपको पास करना है, तो पार्स आप कैसे करोगे? आपके पास पार्स की क्लास होती है या फंक्शन होता है, पार्सेंट है ये फंक्शन है, इसको आपने यूज़ करना है। जैसे पार्सेंट में अगर मैं स्ट्रिंग 9 पास करता हूँ तो उसको पास करके मुझे इंटीजर 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन में आपको पूरा सिलेक्टर देना है, इसका मतलब आप यहाँ पे पार्सेंट को यूज़ कर सकते हो। इस पार्सेंट के अंदर आप अपना पूरा सिलेक्टर दे दो, इसके चाइल्ड में फाइंड करे प्राइस को और उस वैल्यू को रिटर्न कर दे। और आपको पता है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यू जस्ट नीड टू सेट दिस वैल्यू। अब सेट करने के लिए आप सेट कैसे करोगे? आप इसी के प्राइस की वैल्यू को आप प्लस प्लस टी एच की वैल्यू कर दो, यानी यहाँ आपके पास अगर 9 आया तो सेट करने से पहले ये आपके पास आ रहा है यूनरी प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट के अंदर वो इसमें एक इंक्रीज करेगा और साथ ही वैल्यू को सेट करवा देगा। तो लेट्स ट्राई इट आउट। वैल्यू 3 हो गई, वैल्यू 5 हो गई, अब ये 2 दफ़ा रन हो रहा है। 2 दफ़ा क्यों रन हो रहा है? हर दफ़ा आपके पास एट्रीब्यूट की वैल्यू और यहाँ पे आपके पास ये लूप ब्रेक नहीं हो रहा। इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट। So that's the problem with each. How to come out of each? How to transform each shift value? Because ये जो हमारे पास डेफिनेशन यूज हो रही है, दिस इज अ फंक्शन और फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ब्रेक का, ब्रेक हमेशा लूप में लगती है, तो आपको यहाँ से रिटर्न करना है। तो आई हैड रिटर्न बट रिटर्न ट्रू और फॉल्स ये नहीं मेंशन किया हुआ, बट रिटर्न शुड बी वर्किंग देयर। इफ इट डज नॉट वर्क देन वी हैव अ प्रॉब्लम। False. That's creating a problem. Let's do another solution. रो नंबर को चेंज कर देते हैं, रो नंबर को हम लोग 0 कर देते हैं। दैट इज इट। 2, 3, 4 वैल्यू आपकी इंक्रीज करती जा रही है। ये था कॉम्प्लेक्स वे के अंदर। इसी को हम लोग इजी वे में भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये इंक्रीमेंट का सारा फंक्शन यूज़ किया, सिमिलरली हमें डिक्रीमेंट का भी यहीं पे ऐसे ही इसके साथ ही यही सेलेक्टर्स यूज़ करने हैं और हम डिक्रीमेंट कर देंगे। So we are gonna pick this function, whole function हम जहाँ से स्पैन रन हो रहा है यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं डिक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट में भी डाटा एट्रीब्यूट पिक होगा, डाटा एट्रीब्यूट पिक होगा तो विल फाइंड दिस, दिस में प्राइस, प्राइस में हमें यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस माइनस करना है। ठीक है, और
एक चीज़ को इंश्योर करना है कि ये ना हो अब 1 से 0 पे चले जाए और 0 से -1 पे और -2 पे और -3 पे चले जाए, माइनस में डिक्रीमेंट करते हो। ज़रा ख्याल करना है इसका। हम चेक कभी यहाँ पे लगाते हैं, प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये 2 3, ये जो अलर्ट है इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी। 1 से आपके पास 2 और 2 से 3, 4 5 6 7 8 9 वट एवर, आप उसको जहाँ तक मर्जी इंक्रीज कर लें। ठीक है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स इंक्रीज करेगा, इस पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स इंक्रीज करेगा, माइनस पे क्लिक करेंगे ये डिक्रीज कर रहा है, माइनस पे क्लिक करेंगे ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक लॉजिक नहीं हमारी, वो दोनों के लिए यूज होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि माइनस करते जाएंगे तो ये -1 -2 -3 से भी अप जाना शुरू कर देगा। अब इसको हमें कंट्रोल करना है कि माइनस में जाते वक्त हम लोग -3 तो कोई क्वांटिटी नहीं है, जीरो क्वांटिटी हो सकती है कि जी एक एलिमेंट की जीरो हमने पिक किया है, बट -1 पिक किया, दैट डजेंट मेक सेंस। सो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, आप ये दोनों फंक्शंस जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट की फाइल में ले जाते हैं, उसके लिए पूरा स्क्रिप्ट उठा लेते हैं यहाँ से, और बल्कि काम करता है, वी शुड जस्ट पिक दिस वन और इसी को हम लोग जीएस की फाइल में ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी रहने देते हैं। अगर इस पेज पे हमें कल को कोई इवेंट बाइंड करना पड़ेगा तो वो इसी जगह पे आ जाएगा। और बाकी इंडेक्स डॉट जेएस में हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें माइनस में सेट करवाने से पहले चेक करना है कि जो वैल्यू है वो कहीं ज़ीरो से छोटी तो नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अगर तो टी एक्स टी वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0 तब ये लाइन चले, अदरवाइज ये लाइन ही ना चले। अगर जीरो से यानी 1 है तो माइनस कराए, नहीं तो माइनस ही ना कराए। यानी अगर यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 विल बी 1, 1 को माइनस माइनस करके 0 कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू 0 है तो ये वाला फंक्शन, ये लाइन स्टेटमेंट ही नहीं चलेगी और हमारा माइनस का जो मसला आ रहा है वो हल हो जाएगा। तो 0 से आप नीचे नहीं जाएंगे और प्लस से आप आगे जाते जाएंगे। ठीक है, इससे आपका इफेक्टिव सोल्यूशन भी निकल आया, मल्टीपल लाइंस भी यूज़ नहीं करनी पड़ी हैं, कोई और वेरिएबल भी मुझे नहीं बनाना पड़ा कि हम टेक्स्ट वैल्यू को माइनस करें, चेक करें ग्रेटर देन 0 है या नहीं। सो दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि कैसे हम लोग टोटल जो है वो बनाएंगे। अगर यहाँ पे एप्पल 1 kg प्राइस $4 है और मैंगो 1 kg प्राइस $7 है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी और उसका कैलकुलेट करना है टोटल। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमें इवेंट चाहिए जो हर क्लिक के ऊपर रन करेगा। तो एक सोल्यूशन तो ये है कि आप जैसे ही क्लिक रन कर रहे हैं यहाँ पे आप कैलकुलेशन करवा लें, और क्लिक रन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करवा लें। बट मैं इसका एक ऐसा सोल्यूशन चाह रहा हूँ जो कि हमारे पास और भी एलिमेंट्स में इम्प्लीमेंट हो जाए, यानी कल को कोई नया आइटम आए तो वो भी इस टोटल को कैलकुलेट करे। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन दो क्वांटिटीज़ को मुझे मल्टीप्लाई या सबमिशन जिनकी करनी है, एडिशन करनी है मुझे, उनका चाहिए डाटा या क्वांटिटी। तो पहले मैं चेक कर लूँ मेरे पास वैल्यूज आएंगे नहीं। सो डाटा 1 डाटा 2, और डाटा 2 के अंदर ये प्राइस, प्राइस में आ रही है वैल्यू, बट किसी भी क्वांटिटी की मेरे पास जो वैल्यू है ओरिजिनल प्राइस की वो $4 है। ये क्वांटिटी बॉक्स हमने इसको प्राइस बॉक्स रखा हुआ है, इसका नाम हमें चेंज कर देना चाहिए कोड के अंदर। तो कोड के अंदर अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप QTY क्वांटिटी लगा लें, और यहाँ भी आप QTY क्वांटिटी नेम यूज़ कर लें, और इन फंक्शन में भी आप QTY यूज़ कर लें। यहाँ पे आपने प्राइस किया, यहाँ पे QTY कर लें, यहाँ भी QTY कर लें, और इसको रिफ्रेश करें। दिस इज नॉट वर्किंग। इट इज फॉल्टी, फॉल्टी क्या है वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी QTY और यहाँ भी QTY। चलो, इट्स ओके नाउ। अब मुझे चाहिए प्राइस,
तो प्राइस मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ? आई कैन ऐड अ प्राइस कहाँ पे? यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखी हुई है, यहीं पे मैं डाटा एट्रीब्यूट क्वांटिटी के साथ लगा देता हूँ। किसी भी क्वांटिटी का जो डाटा है दैट विल कंटेन द प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक आइटम। तो यहाँ पे $4 और यहाँ पे जो डाटा है आई कैन ऐड देयर एज $7। तो मुझे पता है कि जो क्वांटिटी है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना प्राइस से, तो आई विल हैव अ टोटल। लेकिन एक चीज़ मैं और करना चाह रहा हूँ कि मैं टोटल एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, ताकि जब वो फंक्शन कॉल हो तो हर दफ़ा जो यहाँ पे वैल्यू है और जो यहाँ पे वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव डाटा, उनकी प्राइस सब टोटल आए और फिर उसको ऐड करके मैं टोटल जनरेट कर लूँ। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा? हर आइटम के ऊपर रन होगा और हर आइटम की क्वांटिटी पिक करेगा और उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करवा देगा। सो डॉलर div डॉट आइटम डॉट ईच के ऊपर ये फंक्शन रन होगा। और वी नाउ के इस फंक्शन के अंदर हमारे पास आ रहा होता है इंडेक्स और वैल्यू। जो एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट की हमें वैल्यू और डाटा दोनों पिक करना है। सो वेरिएबल क्वांटिटी क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू की जो वैल है, ये वैल हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है? अगर हम डॉलर सिलेक्टेड डॉट वैल करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर मैं डॉलर इनपुट नेम क्वांटिटी डॉट वैल करता हूँ तो उसकी जो करंट वैल्यू बॉक्स की होगी वो मुझे मिल जाएगी। सो ये वाला सिर्फ नेम है, इसकी जगह मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। इंडेक्स और एलिमेंट आ रहा है तो आप एलिमेंट को सिलेक्टर से पिक करें और उसकी वैल्यू ले लें। और दूसरा, उसी एलिमेंट का मुझे डाटा एट्रीब्यूट भी चाहिए। जैसे इसको मैं अगर रीरन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाटा एट्रीब्यूट में प्राइस आ रही है, प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स या आइटम। तो वो भी मैं यहाँ पे डॉट ATTR का मतलब होता है आप एट्रीब्यूट पिक कर रहे हैं और ATTR के अंदर आप नेम ऑफ एट्रीब्यूट दें डाटा, तो वो आपको उस एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देगा। सो दिस इज प्राइस। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल सब टोटल। उसकी वैल्यू स्टार्ट में 0 रखते हैं या टोटल, और उसकी वैल्यू स्टार्ट में 0 रखते हैं। और हर दफ़ा जब लूप रन होगा ये दो प्राइसेस हमारे पास आएंगी, इन दोनों को पार प्रिंट करें, क्वांटिटी और प्राइस को, और यहाँ भी पार प्रिंट करें। ठीक है, और हर दफ़ा हमें वैल्यूज मिल गई। सो व्हाट विल बी आवर टोटल? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो इन दोनों का जो भी मतलब 3 क्वांटिटी और प्राइस 6 है तो 6 3 और 18, और 18 इसमें प्लस हो जाएगा हर दफ़ा। बाहर 0 है तो ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये सिंप्लीफाई किस तरह से होगी? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो टोटल में शुरू में 0 है तो 0 प्लस 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 इज 18, 18 प्लस 0 विल बी 18, तो टोटल की वैल्यू 18 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो टोटल की वैल्यू अभी आ रही होगी 18, 18 प्लस फिर न्यू क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई हो गया, फिर वो ऐड हो जाएगी, फिर टोटल में चेंज हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन वी विल बी हैविंग अ टोटल वैल्यू। सो हमने इसको सिंप्लीफाई करके स्मॉल सेंटेंस में यहाँ पे लिख दिया, स्टेटमेंट में शॉर्ट हैंड लिख दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि टोटल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इस टोटल के वेरिएबल में सेट होगी। जैसे ये फंक्शन रन हो जाए, एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन वी विल बाइंड दिस टोटल वैल्यू हेयर। तो यहाँ पे जो स्पैन आ रहा है उसमें टोटल ऐड करना है, ये स्पैन टोटल में। सो उसके लिए हम करेंगे डॉलर स्पैन जिसकी क्लास टोटल है, उसका टेक्स्ट क्या होगा? उसके टेक्स्ट में अगर हम देखें तो स्पैन का टेक्स्ट अभी एम्प्टी है, तो उससे पहले लेबल में डॉलर लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हमें वो अमाउंट लगानी है। तो उसके टेक्स्ट के अंदर हम लोग टोटल की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और इस फंक्शन को रिफ्रेश करता है इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी आर गेटिंग नथिंग हियर बिकॉज हमने वो फंक्शन कॉल नहीं किया। तो हम कैलकुलेट टोटल्स का फंक्शन कॉल कर देते हैं। कहाँ पे? इंक्रीमेंट में भी कॉल कर देते हैं। जैसे ही इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाए लास्ट में फंक्शन कॉल कर दो जो ऑटोमेटिकली फ्रेश टोटल कैलकुलेट करके बाइंड कर देगा। और डिक्रीमेंट के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे ये डिक्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे लूप शुप आइटम सारा आपका यहाँ पे लूप कंप्लीट हो गया, उसके अंदर आप कैलकुलेट टोटल्स का फंक्शन कॉल कर दो तो ये फ्रेश कैलकुलेशन आपके लिए सारी कर देगा।
और हर दफ़ा आपकी किसी भी बटन के क्लिक पर टोटल फ्रेश कैलकुलेशन होगी और यहाँ पे आपकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। सो प्लस एन ए एन, सो एन ए एन का मतलब है नॉट अ नंबर। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम है कन्वर्जन की, उसको चेक कर लेते हैं वो क्या प्रॉब्लम है। सो कंसोल, हाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कर रहे हैं div डॉट आइटम डॉट ईच, और div डॉट आइटम में हमारे पास ये वाला एलिमेंट आएगा, ये वाला। अब इसके अंदर तो कहीं पे भी क्वांटिटी और वो डाटा आएगा लेकिन क्वांटिटी नहीं है, तो हम गलत सिलेक्टर ले रहे हैं। हमें div डॉट आइटम के साथ आगे वो डिफाइन करना है कि इसके अंदर से हमें पिक क्या करना है। हमें div डॉट आइटम के अंदर से इनपुट नेम क्वांटिटी को पिक करना है। तो div डॉट आइटम के अंदर ये कंट्रोल आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है जिसका नाम है इनपुट नेम क्वांटिटी। इसको सिंगल कोट्स में ले जाएं और इनपुट नेम की वैल्यू के अंदर आप डबल कोट्स दें और यहाँ पे आप बता दें क्वांटिटी को पिक करना है आपको, ताकि आपका क्वांटिटी का लूप चले। जब इस पे लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम लूप में ये आ रहा होगा, सेकंड टाइम जो है आपके लूप में यहाँ से ये क्वांटिटी आ रही होगी। तो दोनों में वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, डाटा भी एग्जिस्ट करता है। सो रिफ्रेश करते हैं। सो 2 into 4, 8, 8 and 1 into 7, 7, 8 plus 7 is equal to $15 is the total price। तो जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे आपका टोटल बढ़ता जाएगा। 6 4 24 हो गया, 24 जमा 7 31, तो 4 7 28, 28 जमा 24 52। तो टोटल आपके कैलकुलेट हो रहे हैं, और अगर आप डिक्रीमेंट करेंगे तो भी टोटल आपका साथ साथ चेंज होता जा रहा है रियल टाइम में। ये आपका टोटल है, इसको चेक कीजिएगा दोबारा। ठीक है, दिस इज टोटल। दिस इज हाउ यू वर्क ऑन द फ्रंट एंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट और jQuery। और आप, अगर आपको डॉम के सिलेक्टर्स का पता है और अगर आपको jQuery के फंक्शंस का पता है तो आप कोई भी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। और विद दैट आप कोई भी कस्टम प्रोडक्ट अपने क्लाइंट की, जहाँ पे फ्रंट एंड पे आपके किसी भी मतलब क्लाइंट की प्रोडक्ट है जहाँ पे फ्रंट एंड पे यूज़र को कैलकुलेशन करनी है, तो वो कर सकता है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मुझे मिली है? आई कैन शेयर दैट प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन इन द पास्ट। So there was a calculator we had to make, so I used the same thing there। और काफ़ी हेल्पफुल रहा ये कॉन्सेप्ट जो था इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे लिए। अब क्योंकि मैं अब सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोटेक्शन लेवल पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, मेरे पास उसकी लाइव एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर वी हैड टू डू दिस थिंग। आप डेट सेलेक्ट करें, टाइम पिक करें, लोकेशन पिक करें, और आप यहाँ से पिक कर लें कि आपको कितने नंबर ऑफ अडल्ट आपके जो इस ट्रिप पे साथ आना चाह रहे हैं। चिल्ड्रन कितने हैं आपके साथ, चाइल्ड कितने हैं, फैमिली है या नहीं। तो आप सिलेक्शन कर लेंगे और उसकी बेस पे आपकी क्वांटिटीज और प्राइसेस जनरेट हो जाएंगी, जो आपके बैक एंड वर्डप्रेस के अंदर ही वो साथ एम्बेड होकर जाएंगी। जैसे अब यहाँ पे 85 पर पर्सन का एक टूर है, एक 40 का है, 285 के हैं, तो यहाँ से मैंने 85 पर पर्सन पिक किया। ये जो बिहेवियर है, दिस इज बेसिकली एजेक्स कॉल, कि आपने कोई भी एक वैल्यू पिक की है, उसकी बेस के ऊपर आपकी जो HTML है वो मैनिपुलेट हो रही है, लेकिन डाटा बैकएंड से आ रहा है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट जो है अभी तक इस पे बात नहीं की। विल टॉक अबाउट दैट कि इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, एजेक्स किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और होती किस लिए है, और एजेक्स का रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट क्या है, विल डिस्कस दैट। तो 85 पर पर्सन का ट्रिप हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से हमारे पास डेट्स आ रही हैं, तो हमने एक डेट सेलेक्ट कर ली। टाइम ऑफ द टूर इज 3:30 PM एंट्रेंस, और पिकअप लोकेशन है जी किंग क्रॉस स्टेशन, 1:15 PM पिकअप टाइम है। और यहाँ से हमारे पास कंट्रोल्स में आ गए
कि किस तरह के आपके पास जो आपके विजिटर्स हैं उनकी नेचर क्या है, एडल्ट हैं, चाइल्ड है, फैमिली है। सो वी आर पिकिंग 2 अडल्ट टिकट्स। तो जैसे ही मैं इसको पिक करता जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे अडल्ट का सब टोटल और ये टोटल और कॉस्ट ऑफ द ट्रिप आपकी जनरेट हो गई, और चाइल्ड का टोटल और फैमिली का टोटल। तो ये आपके नंबर ऑफ विजिटर्स हैं और ये इनकी टोटल कॉस्ट है। और आई 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 व्हाट आई रिमेंबर इसके इस काम के लिए वी हैड चार्ज गुड अमाउंट। दिस इज समथिंग दैट वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर ओन प्रोजेक्ट्स एट एनी टाइम। और अब जो कोड हमने कर लिया वो हमारा रीयूजेबल कोड है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक नई आइटम जो है वो ऐड कर देता हूँ और उसकी डाटा एट्रीब्यूट में चेंज कर देता हूँ, आइटम नंबर 3 यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और आइटम नंबर 3 के अंदर क्वांटिटी 1 और उसकी प्राइस है जी 16। और लेट्स सपोज हम यहाँ पे पाइनएप्पल का वेट कर देते हैं, $16। सो कंट्रोल हमारा ऐड होगा और बाकी हमारा सारा जो सिस्टम है दैट विल वर्क एज इट इज। अगर हमने इसको इंक्रीज किया तो 16 इंटू 2 इज 32, 32 प्लस 7 39, 39 प्लस 4 इज 43। सो हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल है, स्केलेबल है। सिर्फ आपको आपकी जो क्लासेस है वो सेम होनी चाहिए और आपका डाटा एट्रीब्यूट जो डाटा है हमारे पास वो अवेलेबल होना चाहिए। सो ये कंट्रोल आपका वहाँ पे काम करता जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस कोड को हम लोग कमिट करते हैं एंड विल ऐड दैट टू द गिट रिपॉजिटरी। जिससे हम लोगों ने फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया था साथ गिट को यूज़ करना। सो क्वेश्चन अगर अभी स्टिल है तो लेट मी नो। ये एक अप्रोच है। इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारी और अप्रोचेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और वो इससे आसान है। नो क्वेश्चंस? चलें, आई एम गोना ओपन टर्मिनल और आई एम गोना कमिट दिस कोड। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, डायरेक्टरी नेम जेएस है। और क्योंकि इसमें गिट इंस्टॉल किया हुआ है, अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो इट विल शो मी ऑल द चेंजेस कि आपकी इस फाइल में भी चेंज है, इस फाइल में भी चेंज है और इस फाइल में भी चेंज है। और इफ़ आई वांट सी द चेंज के मैं जो लास्ट सेटिंग में चेंज कर गया हूँ तो मैं डिफ की कमांड रन करूंगा और आगे फाइल पाथ दे दूंगा कि इस फाइल में क्या चेंज आया हुआ है। तो इट विल शो मी कि ग्रीन में आपने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है, और जो चीज़ें रेड में होंगी माइनस वाली वो मैंने फाइल से डिलीट की हैं, ठीक है। ये सारी एडिड है। सो राइट नाउ ये स्टेट आ रही है मेरे इस फाइल की, ठीक। ब्रांच में चेक कर लूँ कौन सी है, डेव वकास है। इस फाइल को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो गिट ऐड इंडेक्स डॉट जे एस, मुकम्मल फाइल ऐड हो गई। और कमिट कर दूंगा और साथ मैसेज दे दूंगा। मेरा मैसेज चला गया और अब ये फाइल मेरी ट्रैकिंग में जाएगी। अब स्टेटस चेक करूंगा तो मेरे पास 2 मजीद फाइल हैं। पिछली फाइल मेरी कमिट हो गई है, लॉग में मेरे पास लास्ट कमिट मैसेज आ रहा होगा। और ये लास्ट कमिट मैसेज है, कैलकुलेट एड ऑन यूजिंग jQuery। आई एम गोना ऐड द रेस्ट ऑफ 2 फाइल्स। HTML की जो फाइल है या PHP की जो फाइल है उसको ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं न्यू कंट्रोल्स स्लैश प्रोडक्ट्स। और ऐड की कमांड रन करनी है, ऐड इंडेक्स डॉट PHP। ऐड के बाद कमेंट करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएटेड। और थर्ड फाइल है मेरे पास स्टाइल की। तो स्टाइल हमने बेसिकली क्या किया है, डिफ से चेक कर लेते हैं। हमने सिर्फ एक वर्ड चेंज की है, दैट्स इट। तो स्टाइल की फाइल को भी ऐड कर देते हैं। एक ऐड करने की आपके पास कमांड है पार्शियल की, आप डैश की करेंगे तो यू विल ऐड पार्शियल स्टेटमेंट्स। आपको लाइन बाय लाइन पूछता जाएगा कि आपने इस लाइन में चेंज किया, ये चेंज रखना है कि निकालना है। तो आपके जितने भी टेस्टिंग वाले चेंज होंगे उनको आप ना ऐड कीजिएगा और पार्शियल चेंज ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ पे वाई से मेरे पास यस है, तो अगर मैं इस
चेंज को स्टेज करना चाह रहा हूँ तो मैं वाई करूँगा तो मेरे पास इसको ऐड कर लेगा। अब क्योंकि एक ही चेंज है फाइल में, अदरवाइज मुझे दूसरा चेंज कर लेगा। तो अब यहाँ से कमिट कर रहा हूँ और चेंज टिल विड्थ। ओके, तो साथ ही इसको मैं पुश कर देता हूँ। और पुश करते वक्त ओरिजिन आपका रिमोट यूआरएल है जहाँ पे इसमें पुश होना, और ये आपकी ब्रांच है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो इसी ब्रांच की कॉपी आपके पास सर्वर पे चली जाएगी। So in that case, we'll be having our code push done. यहाँ पे हम लास्ट अगर अपने कमिट्स देखें तो we can see what we did. So 4 days ago one commit, तो अभी तक यहाँ पुश नहीं हुआ। तो पुश करने के लिए गेट पुश origin, पहले ओरिजिन चेक कर लेते हैं ओरिजिन में क्या आता है। तो गेट रिमोट डैश वी कर लें। ओरिजिन में हमारे पास गिटहब की रिपॉजिटरी है, दैट इज ओके। अब पुश दोबारा करते हैं। अगर यहाँ से पुश हो चुका है तो यहाँ पे बता देगा ऑलरेडी अप टू डेट, एवरीथिंग इज अप टू डेट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टाइम आ रहा है, सर्वर का डिले आ रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे चेंजेस आपके पास, ये देखें, हैड रिसेंट क्वेश्चन 1 मिनट अगो, चेंजेस आ गई हैं आपके पास। और आप अपना कमेंट जो है यहाँ से चेक कर सकते हो। अब ब्रांच मास्टर पे हो तो यहाँ से न्यू ब्रांच पे आ जाओ, और यहाँ पे आपके पास आपका रिसेंट कमिट शो हो जाएगा। इसमें 4 कमिट्स हैं, यहाँ पे आपको कमिट्स में दिखा देगा चेंज क्या किया आपने, यानी आपने इसको निकाला और इसको ऐड किया है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू पुश कोड टू द सर्वर। सर्वर बेसिकली रिपॉजिटरी में आप पुश कर रहे हैं, और यहाँ से फिर अगर आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्शन सर्वर पे लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप गिट इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे पुल कर लेंगे, सारा डेटा आपके पास वहाँ पे आगे चेंज हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी इन लाइन। सो इन दिस एग्जांपल अगर कहीं पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। सेकंड अप्रोच को भी हम देखते हैं कि हमने पहले आइटम्स के ऊपर एक लूप रन किया, और लूप के अंदर हमने डाटा एट्रीब्यूट को चेक करके फिर एलिमेंट को पिक किया और उसके एट्रीब्यूट डाटा को चेंज किया। सो एक इजी एग्जांपल हमारे पास क्या थी कि हम एलिमेंट को पिक करें और उसके नेक्स्ट और प्रीवियस जो सिबलिंग्स हैं वहां से भी चेक कर लें, क्योंकि नेक्स्ट और प्रीवियस के आपके पास फंक्शन होते हैं जेक्यूरी में, और आप उससे सिबलिंग्स की वैल्यूज को पिक करके तो डाटा को अपने नेक्स्ट एलिमेंट को टारगेट भी कर सकते हैं। और फिर आप कैलकुलेट टोटल का फंक्शन जो है उसको एट द एंड कॉल करें और अपने टोटल्स को कैलकुलेट कर लें। दैट्स वन इजी अप्रोच। So any questions till here? आई नो आज आप लोगों की ईद है, तो ईद मेरी भी आज थर्ड डे है, बट दिस इज वर्क और काम को पीछे नहीं छोड़ सकते। सो वी आर डूइंग दिस। सो आई एम नॉट गोना रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, लेकिन jQuery जावास्क्रिप्ट बहुत एसेंशियल कंपोनेंट आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर। काफ़ी सारा काम आपका फ्रंट एंड से ही होता है एट सम पॉइंट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। तो खाली अगर कोई बंदा फ्रंट एंड डेवलपर है तो ही कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और फुल स्टैक डेवलपर्स की तो वैल्यू ही फिर आपको पता है कि और है, जो बंदा फ्रंट एंड में भी काम कर रहा है और बैक एंड पे भी काम कर रहा है। बट एट सम पॉइंट आपको कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि फ्रंट से कॉल करवाने होते हैं, और फाइल्स आप रखते हैं बैक एंड के ऊपर। तो अभी तक हमने जितना भी कोड देखा है दैट वाज प्योरली इन अ वे कि हम फ्रंट एंड पे सिर्फ स्टाइलिंग कर रहे हैं और बैक एंड से सिर्फ हम डाटा ले रहे हैं, डाटा रिप्लेस कर रहे हैं। बट इफ एट सम पॉइंट हमें कोई काम इस तरह का करना पड़ता है जहाँ पे हमें फ्रंट एंड से चेंज करनी है और बैक एंड पर डाटा को स्टोर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इन एनी अदर CMS, लाइक वर्डप्रेस में करना हो
या हमें Joomla में करना है या Drupal में करना है, तो तकरीबन आपकी अप्रोच जो है वो सिमिलर होगी। स्टैंडर्ड तीनों CMS के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अप्रोच सिमिलर होगी। तो क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं jQuery के अंदर, आपके पास एक फंक्शन है एजेक्स का, उसके थ्रू हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे चेंज करवा सकते हैं। ये आपके पास एजेक्स कॉल दिया, कॉल अ लोकल स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर एपीआई गेट वेदर विद द क्यूरी स्ट्रिंग दिस एंड रिप्लेस द एलिमेंट HTML विद द रिटर्न टेक्स्ट। यानी आप फ्रंट एंड के ऊपर ही किसी डिव के रिस्पॉन्स को चेंज करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन द क्लिक इवेंट, और वो रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है वो आप अगर DB से लेना चाह रहे हैं या बैकएंड फाइल से लेना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप jQuery का ये फंक्शन कॉल करवा लें। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इस कैलकुलेटर की वैल्यू को बैकएंड के ऊपर मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे इस कैलकुलेटर के ऊपर जो एड ऑन्स कैलकुलेट हो रहे हैं उनकी एंट्री होती है। जैसे टोटल कैलकुलेट और DB में एक एंट्री हो जाए, सो आई विल गेट टू नो कि कितने लोग हैं जो कि इस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं या अभी तक कितने क्लिक इवेंट्स हो चुके हैं। तो मुझे उसका एक रिकॉर्ड चाहिए। तो एक आसान सा कंसेप्ट ये है कि मैं पीछे एक DB क्रिएट कर लेता हूँ। सो इफ आई क्रिएट अ डेटाबेस, तो उसका नाम रख लेते हैं JS, और JS के अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एंट्रीज का, DBL एंट्रीज। ठीक है। और ID ऑफ कोर्स हमारा इंटीजर है और नॉट नल है और ऑटो इंक्रीमेंट है, सो दैट विल बी आवर प्राइमरी की। और उसके बाद हम लोग नेम रख लेते हैं प्रोडक्ट का और उसकी क्वांटिटी रख लेते हैं, या हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं। उसके अंदर हम तीनों तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज और नेम आ रहे हैं उनको एज सीरियलाइज करके हम उसको स्टोर कर लेते हैं एज अ स्ट्रिंग। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रख लेते हैं कॉलम। उसको वाचर कर लेते हैं 255, और इसके अलावा वी आर गोना रिकॉर्ड द टाइम। तो टाइम का कॉलम आप यहीं से इसकी वैल्यू दे देंगे टाइम स्टैम्प की, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी होगी करंट टाइम स्टैम्प। और ये एंट्री मैं चाह रहा हूँ DB में लॉग होती है, जब भी टोटल कैलकुलेट हो गई DB में एक एंट्री लॉग हो जाए, और ये एंट्री लॉग हो फ्रंट एंड से। अगर मैं फ्रंट एंड से काम कर रहा हूँ, मैं लाइक एक प्लस के बटन पे क्लिक करूँ और पीछे एक एंट्री हो जाए, सो वो काम मैं एजेक्स से ले सकता हूँ। सो अब मुझे करना क्या है, सिंपली एक एजेक्स फाइल जो है वो, उसके लिए मुझे बैकएंड फाइल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस में अगर आपने डाटा एंटर करना है तो वो आपको पता है PHP से होता है। तो PHP की एंट्री आप जो है वो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अलहदा फाइल बनाएं। एजेक्स जो है उस फाइल को कॉल करेगी और उस फाइल का कोड रन होगा, और उसके अंदर आपकी MySQL एंट्री का डाटा लिखा होगा, कोड लिखा होगा, उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं एक फाइल न्यू क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ajax.php। cheers। और इसके अंदर मैं कोड कर देता हूँ डेटाबेस एंट्री का। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं मुकम्मल एग्जांपल आ रही होगी, वो कोड हम यहीं से पिक कर लेते हैं। वी नॉट नीड टू राइट आवर ओन कोड। ये मुकम्मल सेक्शन चाहिए, इसको कॉपी कर लें, यहाँ प्लेस कर दें। तो यहाँ पे आपका सिर्फ बैकएंड का कोड लिखा होगा इस फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर हम लोग DB से कनेक्शन क्रिएट करेंगे, यूजर नेम आपका रूट है, पासवर्ड आपका MySQL है। ठीक है। और इन केस ऑफ जैम्प आपका पासवर्ड एम्प्टी आएगा, DB नेम आपका JS है। कनेक्शन क्रिएट करेंगे, कनेक्शन फेल होगा, एरर आ जाएगा, इंसर्ट इनटू टेबल। आप आपका टेबल नेम जो है वो आपको पता है TBL एंट्रीज है।
और कॉलम्स आपके तीन हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में एंट्री करवानी है, सिर्फ एक कॉलम में, बाकी एक में आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है और ठीक है, एक में आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है और एक आपका ऑटो इंक्रीमेंट वाला है। यानी यहाँ पे अगर आप कॉलम चेक करेंगे तो इस टीबीएल एंट्रीज के कॉलम के अंदर ये वाला आपका डिफ़ॉल्ट एंट्री है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ये भी आपकी डिफ़ॉल्ट एंट्री है करंट टाइम स्टैम्प की, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू देनी है। तो सिंगल कॉलम की वैल्यू के लिए आपने सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पर रखवाया, उसका नेम दे दिया और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे देंगे। और ये जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्यूरी की, ये आपका कोड जो है वो एंटर करवा देगी डाटा आपका डीबी के अंदर और आपकी एक इंसर्शन हो जाएगी। और ये कोड आपको चाहिए आपकी फाइल के अंदर जहाँ से आप एक एजेक्स कॉल रन करेंगे। इस फाइल को आपको कैसे कॉल करवाना है, फ्रंट एंड से किसी भी क्लिक के बटन के ऊपर, फॉर्म सबमिशन के ऊपर आपको एजेक्स लगानी है, तो वो आप यहाँ से इस जावास्क्रिप्ट के अंदर से इसको रन कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब भी हमारा कोई भी बटन प्रेस हो तो वी विल हैव एंट्री इन द डीबी। उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, इंसर्ट इनटू डीबी, और यहाँ पे एजेक्स कॉल रख देते हैं। अब ये एजेक्स कॉल करेगी क्या, यूआरएल के अंदर उस फाइल को कॉल करवा देगी। ये यूआरएल का पाथ आ रहा है, जो भी करंट पाथ होगा यूआरएल का, जो भी बेस नेम होगा आपके डोमेन का, लाइक लोकल हो स्लैश जेएस है तो लोकल हो स्लैश जेएस स्लैश एजेक्स डॉट पीएचपी, ये फाइल कॉल हो जाएगी। और डाटा में आप क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, मैं डाटा में प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू, यानी दोनों या तीनों जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन प्रोडक्ट्स के मेरे पास क्वांटिटी और प्राइस दोनों चीज़ें आ जाएं, और मैं ये टोटल टोटल इस सारी चीज़ को टीम में प्लेस करवाना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे पिक कर सकता हूँ, डाटा के अंदर मुझे वो वैल्यू देनी है, और जो मैं पोस्ट का जो वेरिएबल नेम देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं देना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या पी डिस्क्रिप्शन। पी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे डाटा सीरियलाइज होके आ जाएगा, और सीरियलाइज करने के लिए मुझे पहले डाटा चाहिए, तो डाटा कैसे पिक करेंगे। सो वी आर गोना डू वन थिंग कि हम यहाँ पे div डॉट आइटम डॉट या इनपुट क्वांटिटी के ऊपर ही एक लूप चलाएंगे और लूप में डाटा को हम लोग पिक कर लेंगे। उसका एक बेहतर तरीका ये है कि आपके कैलकुलेट के अंदर ये काम पहले ही हो रहा है। कैलकुलेट टोटल्स के अंदर आपके पास क्वांटिटी का जो लूप है वो ऑलरेडी रन हो रहा है। तीनों आपके जो प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी के ऊपर लूप रन होगा, क्वांटिटी पिक होगी, प्राइस पिक होगी, टोटल कैलकुलेट होगा। सो यहीं से मैं इन वैल्यूज़ को पिक कर सकता हूँ। अगर मुझे नेम ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई डाटा एट्रीब्यूट फिर असाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे नाम चाहिए प्रोडक्ट का पहली का, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, नेम नहीं एट्रीब्यूट चेंज कर देता हूँ, डाटा नेम कर देता हूँ। डाटा नेम इज इक्वल टू, ये एप्पल के लिए तो यहाँ पे एप्पल रख देते हैं, और यहाँ पर डाटा नेम इज इक्वल टू ये है जी मैंगो, मैंगो कर देते हैं, और यहाँ पर डाटा नेम दे देते हैं पाइनएप्पल। ठीक है, तो टोटल के अंदर जहाँ आप ये डाटा पिक करें, ये वैल्यू पिक करें, आप इस डाटा नेम को भी पिक कर लें। सो इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग टोटल के कैलकुलेट टोटल के फंक्शन के अंदर पिक कर लेते हैं नेम को। तो नेम को पार्स करने की ज़रूरत नहीं है, और नेम का डाटा एट्रीब्यूट है डाटा नेम। ठीक है, यहाँ से आपके पास नेम आ गया, तो करना क्या, तीनों को कन्कैटिनेट कर दो और एक अरे में इनको पुश करते जाओ। जैसे आपके पास डाटा अरे में आ जाएगा, उस अरे को सीरियलाइज करेंगे, डाटा स्ट्रिंग में आएगा, और स्ट्रिंग से डाटा आप लोग डीबी में एंटर कर लेंगे। सो वी आर गोना क्रिएट एन अरे वेरिएबल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ओपन अरे बना लेते हैं। क्वेरी में जावास्क्रिप्ट में अरे बनाने का क्या तरीकेकार है, लेट्स सी दैट। जावास्क्रिप्ट अरेज, सिंपल, आप वेरिएबल लिखें, अरे का नाम दें और आगे इस तरह से वैल्यूज असाइन कर दें। अगर आपको डायनामिक क्रिएट करनी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, तो क्योंकि ये वाली सारी जो है आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही आप दे रहे हैं, तो ये इनिशियलाइज हो रही है राइट एट दैट टाइम। तो अगर मुझे डायनामिक बनानी है, यानी मैं सिर्फ डिक्लेयर कर दूँ, वैल्यूज बाद में एंटर करनी है, तो ये तरीकेकार है। आप अरे क्रिएट करें और बाद में पुश करते जाएं। तो हम अरे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अरे हमारी क्या है, एम्प्टी है। और उस एम्प्टी अरे के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को पुश करना चाह रहे हैं। तो हम प्रोडक्ट्स के अंदर एलिमेंट्स पुश करते जाएंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप एलिमेंट्स पुश करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट पुश, पुश में आप पुश इज अ फंक्शन, उस फंक्शन में आप अपना जो है वो देना चाह रहे हैं स्पेसिफिक अरे ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये तीनों पास करने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अरे ऑफ अरे बनाऊँ, यानी इस अरे के अंदर मैं फिर एलिमेंट्स पुश करता जाऊँ एज एन अरे, या एसोसिएटिव डाटा मेंबर्स जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, या मैं एज अ जेसन ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, वट एवर आई नीड। अगर मैं एज एन ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मैं पहला पास कर दूंगा क्वांटिटी या नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो नेम में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे पी नेम कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस कर देते हैं, या सिर्फ प्राइस कर देते हैं। नेम में नेम आ जाएगा, और प्राइस में मेरे पास प्राइस आ जाएगी, और क्वांटिटी में मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं पुश करता जा रहा हूँ, और जैसे ही ये टोटल कैलकुलेट हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस अरे को जरा प्रिंट करवा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रन दिस कोड, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेरे पास आ गया एक अरे के अंदर तीन एंट्रीज आ गई। पहली एंट्री प्राइस, फोर क्वांटिटी टू, नेम नहीं आया, प्राइस सेवन क्वांटिटी वन, प्राइस सेवन क्वांटिटी वन, प्राइस सिक्सटीन क्वांटिटी वन, नेम तीनों के नहीं आया। तो नेम मुझे चाहिए, तो नेम कैसे मैं ले सकता हूँ, वी ट्राई टू पिक दैट फ्रॉम डेटा नेम। तो ये पी नेम हमने किया, इसको वापस नेम पे सेट कर देता है, रिफ्रेश करता है। अब एलिमेंट पे जैसे ही किसी बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक कलेक्शन आ गई। कलेक्शन में मतलब एक अरे है, अरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी नेम, प्राइस और वैल्यू आ रही है। यही तीन मैं डीबी में सेट करवाना चाह रहा हूँ एज अ बैकएंड एंट्री। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आप ये फंक्शन कॉल कर दें, इंसर्ट इनटू डीबी, और उसमें आप प्रोडक्ट्स पास कर दें, और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स पैरामीटर में ले लें, और यहाँ पे आप वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कर दें सीरियलाइज, सीक्वेंस सीरियलाइज, ताकि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है ये एज अ स्ट्रिंग चले जाए। आपके जितने ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स हैं और उनकी वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग एक आपके पास प्योर स्ट्रिंग लाइन में आ जाएंगी, और उससे आप फर्दर उनको आगे पास कर सकते हैं डीबी में, क्योंकि डीबी में ऑब्जेक्ट तो इंसर्ट नहीं होगा, तो आपको उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो ये डॉट सीरियलाइज का फंक्शन है। ये क्या करता है मैं भी आपको दिखा देता हूँ कंसोल के अंदर। अगर हम यहीं पे प्रोडक्ट को सीरियलाइज कर लें, कंसोल डॉट लॉग और प्रोडक्ट्स डॉट सीरियलाइज, तो यहाँ पे हम इसका पहले रिस्पॉन्स देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। Okay, product serialize is not a function. Serialize an array. ये serialize array का फंक्शन है।
बस रियलाइज हो जाएगा, फिर एंट्री करनी हमारे लिए आसान होगी। तो पहले से रियलाइज एक दफ़ा हम कर लें। बस पे क्लिक करते हैं और कंसोल में हम पहले प्रिंट करवाएं प्रोडक्ट को। बस पे क्लिक करने से हमारे पास प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पे आ गई होंगी। प्रोडक्ट्स में हमारे पास एक एंट्री होगी और प्रोडक्ट्स। ओके, ये प्रोडक्ट्स में एंट्री हमारे पास आ रही है। एन array ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स डॉट रियलाइज encode a set of form elements as an array of names and values. Create a JavaScript array that creates an array of objects. तो जो serialize function encode a set of form elements as this serialize an array of objects in JS. Stringify function. Let's do a thing. Let's pass it on as it is. फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स में आपके पास एंट्रीज होती हैं पुश, और एंट्रीज को आपने ऐड कर दिया। वो एंट्रीज आपने यहाँ पे पास कर दी प्रोडक्ट्स में। वो डाटा आप यहाँ पे पास कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और जब वो डाटा यहाँ से ये कॉल जाएगी, तो आपके पास आपके नेटवर्क के अंदर XHR के टैब के अंदर ये कॉल डिस्प्ले होगी। उसमें आपके पैरामीटर्स डिस्प्ले होंगे, और सक्सेस का मतलब है कि आपकी कॉल जो है वो सक्सेसफुली चल गई है। यानी क्लाइंट साइड पे अगर आप इस बिहेवियर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि जैसे ही किसी यूज़र ने एजेक्स कॉल की है, तो वहाँ पे आप स्क्रीन लोडर शो करवा दें। जितनी देर डिले हो रहा है स्क्रिप्ट रन होने में, वहाँ पे आप बिफोर जो रन है एक फंक्शन में आप लोडर लगा दें। सक्सेस के ऊपर आप वैल्यूज़ को चेंज कर दें, तो दैट विल क्रिएट समथिंग डिफरेंट फॉर अस। इंटरेक्टिव बिहेवियर क्रिएट कर देगा ये चीज़। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपनी वैल्यूज़ को प्रोसेस करवा लेते हैं सक्सेसफुली। तो प्रिंट में आपके पास जो है वो डाटा आएगा, लेकिन यू डोंट नो कि डाटा किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एग्जिट लगाते हैं, कोई भी प्रिंट लगा के एक्सप्रेशन एग्जिट, और लेट्स रन JS कॉल। उसके लिए आपका जो टोटल कैलकुलेट का फंक्शन है, उसी के अंदर आप इंसर्ट DB का फंक्शन कॉल करें, ताकि आपका ये फंक्शन जो है वो चल जाए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, कंसोल में आते हैं। देयर इज एन एरर, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। यहाँ पे एरर है ये वाला, और इसके लिए आप चलो, एरर खत्म हो गया। नेटवर्क के टैब में XHR के अंदर आपकी कॉल डिस्प्ले होगी। प्लस पे क्लिक किया तो आपकी कॉल यहाँ से लोकल स्लैश एजेक्स डॉट PHP पे चली गई। सो हेडर्स में अगर आप आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो URL है दैट इज रॉन्ग। लोकल स्लैश एजेक्स डॉट PHP के अंदर आपके पास लोकल स्लैश JS होना चाहिए। तो आप यहाँ पे JS लगा लें और अब भी रन करें। कॉल आपकी 200 स्टेटस का मतलब है कॉल सक्सेसफुली चली गई उसी फाइल के अंदर। और अगर उस फाइल में हम लोगों ने प्रिंट और रिस्पॉन्स लगाया हुआ, तो प्रिंट में एक्सप्रेशन आ रहा था, वो यहाँ पे आप प्रिंट होना शुरू हो गया आपका एक्सप्रेशन।
और कॉल में आपके जो वेरिएबल्स जा रहे हैं उनको चेक करें। अगर आप तो मेथड आपका क्या है, गेट है इस कॉल का। और आपके पास जो पैरामीटर्स जा रहे हैं वो नीचे आपको दिए हुए हैं। प्रोडक्ट जीरो में नेम एप्पल, जीरो पे प्राइस फोर, क्वांटिटी, ये सारा डाटा आपके पास वहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है। आप एक अरे कम्प्लीटली पास कर रहे हैं। तो वो डाटा आपको पिक करना है और उस डाटा को आपको फर्दर चेंज करना है। लेकिन एक चीज़ मैं और चाह रहा हूँ कि मेरा जो रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट होना चाहिए। तो पोस्ट के लिए अगर आप एजेक्स में आए और एजेक्स में आप पोस्ट $.ajax, आपकी ये एजेक्स रिक्वेस्ट है jQuery की। इसके मेथड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप पोस्ट अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम मेथड एट्रीब्यूट दे देंगे और उसमें पोस्ट डिफाइन कर देंगे। तो यूआरएल और यहाँ पे मेथड अगर मैं दे देता हूँ पोस्ट, डज दैट वर्क? प्लस पे क्लिक किया, अब आपकी मेथड रिक्वेस्ट है दैट इज पोस्ट, और आपका डाटा जो है यूआरएल में एक्सपोज नहीं होगा। डाटा आपका पैरामीटर्स में आ रहा है और इन द फाइल यू नो कि आपको पोस्ट का जो डाटा है वो प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे पोस्ट का डाटा प्रिंट करवाएं और उसके बाद अपनी कंडीशन जो है वो कोड को कंप्लीट करें और आपकी डी बी एंट्री एज इट इज चली जाएगी। सो रिस्पॉन्स में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जीरो के अंदर ये एलिमेंट आ रहा है, वन में ये एलिमेंट आ रहा है, टू में ये एलिमेंट आ रहा है, तो दैट इज ओके। वी नीड टू मेक एंट्रीज। और एक सिर्फ इशू है यहाँ पे। इशू ये है कि मैं चाह रहा हूँ ये डाटा जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाए। यहाँ पे डाटा जा रहा है अरे की फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंगीफाई का एक फंक्शन है, वो क्या करता है उसको देख लेते हैं। स्ट्रिंगीफाई जेसन, यानी जेसन की स्ट्रिंग बना देगा। जैसे यहाँ पे इस जेसन की स्ट्रिंग बना रहा है, ये जेसन में यूज किया मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और प्राइस और क्वांटिटी, उसको उसने स्ट्रिंगीफाई किया और एलिमेंट में यहाँ पे बाइंड कर दिया। भी एक सिंपल स्ट्रिंग है। मैं चाह रहा हूँ इसी तरह से मेरी एंट्री हो जाए डीबी के अंदर, और डीबी के अंदर एंट्री हो, जो एलिमेंट मेरा एंट्री करवा रहा है दैट शुड बी स्ट्रिंग। तो हम उसको अरे से चेंज करके स्ट्रिंग में ले आते हैं। तरीकाकार क्या है कि आप जो है उसको इसको अरे से चेंज करके सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग में ले आए। ठीक है, और जब भी आप एक एंट्री करने लगे तो आप प्रोडक्ट्स प्लस इक्वल, अब क्योंकि स्ट्रिंग है तो प्लस इक्वल से क्या होगा, कंकैटिनेशन होगी। और जब भी आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप इसको स्ट्रिंगीफाई कर लें, इस जेसन ऑब्जेक्ट को। तो स्ट्रिंगीफाई आप कैसे कर सकते हैं, आपकी जो जेसन बिल्ट इन आपकी जेसन क्लास है उसका स्ट्रिंगीफाई फंक्शन कॉल करें, उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट दे दें। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और उसके अंदर मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉल कराने लगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दूंगा और जिससे मेरी स्ट्रिंग जो है वो प्रोडक्ट्स में अटैच होती जाएगी। सो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ प्रोडक्ट्स को, अब मेरे पास स्क्रीन पे स्ट्रिंग आनी चाहिए कंसोल में। रिफ्रेश करता हूँ, प्लस एजेक्स रिस्पॉन्स इज अ स्ट्रिंग। अब ये एक स्ट्रिंग आ रही है, डीबी में ऐसे ही इसकी एंट्री हो जाएगी। और हमें बार बार एंट्री नहीं करवानी पड़ेंगी, एक क्लिक पे आपकी एक ही एंट्री होगी और वो डाटा आपके पास मेथड पोस्ट के अंदर आ रहा है की डिस्क्रिप्शन में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ की डिस्क्रिप्शन पास करना है। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से आप की डिस्क्रिप्शन जो है पास करें और आपकी डीबी की एंट्री हो जाए। तो आपने क्लिक किया, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन, और सेमीकोलन यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। डबल कोट्स के अंदर आप डॉट लगाएं
यहाँ सिग्नल कोड चाहिए। रिफ्रेश करें, प्लस पे क्लिक करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एरर इंसर्टिंग इनटू वैल्यूज फॉर डिस्क्रिप्शन, हाँ यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल, चेक दैट मैनुअल रिस्पॉन्स एट लाइन नंबर 2 यूजिंग a dot is the problem। रिफ्रेश करें, रिस्पॉन्स चेक करें, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपकी डीबी में एंट्री हो गई, आप डेटाबेस में आए और यहाँ पे अपने टेबल को चेक करें, टेबल एंट्रीज, आपका एक रिकॉर्ड एंटर हो गया कि नेम एप्पल प्राइस फॉर क्वांटिटी 2, यानी आपका एक क्लिक यहाँ पे हुआ है, ये टाइम स्टैम्प है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा तो पीछे टाइम स्टैम्प्स क्रिएट होते जाएंगे, एजेक्स की जल्दी जाएगी और आपका कैलकुलेटर भी काम करता जाएगा। सिर्फ टोटल हम लोग अभी जो है वो स्टोर नहीं करवा रहे, वो करवाना चाहें तो हम अकेला का कॉलम में टोटल भी रखवा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब जितने क्लिक्स मैंने किए हैं उतनी एंट्रीज मेरी डीबी में जाना शुरू हो गई है। तो इस तरह से अपनी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो टोटल 18 एंट्रीज हो चुकी हैं जहाँ पे प्राइस सेम है, क्वांटिटी जो है वो चेंज भी हो रही, क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी सेम क्यों है? क्योंकि आप जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बट यू डोंट नो व्हाट यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो चेक करते हैं, क्वांटिटी 1 है, 2 1 और 2, क्वांटिटी 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। एक तो हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, इसको हम चेंज करके लॉन्ग टेक्स्ट कर दें। और दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, डाटा इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि आपका ये जो एलिमेंट है ये कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा। यानी ये जो है ये एक दफ़ा पेज के स्टार्ट में ये एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग है और उसके बाद ये हमेशा फुल होता है हर एंट्री के बाद। तो आपको इसको रीसेट भी करवाना है। तो इंसर्ट इन डीबी सक्सेस के ऊपर आप इसको रीसेट करवा दें ताकि आपकी एंट्रीज जो है वो ज़्यादा ना हो, प्रोडक्ट की वैल्यू पर एम्प्टी कर दें। तो रिफ्रेश करते हैं और आप एंट्रीज को चेक करते हैं, क्योंकि आपकी एंट्रियाँ सिर्फ ये 3 होनी चाहिए हर रो के अंदर। सो लोकल होस्ट पे जाते हैं और टेबल को दोबारा रन करते हैं। तो 1 2 3, एप्पल पाइनएप्पल मैंगो, एप्पल पाइनएप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो पाइनएप्पल। एक सेट सेट आप चेक करते हैं कितने बट रहे हैं आपके पास, दूसरा, तीसरा, चौथा,
कौन सा टार वाई इज इट डूइंग शो? कैलकुलेट टोटल, आप एक इवेंट कॉल करते हैं, कैलकुलेट टोटल एक दफ़ा कॉल होता है जो हर दफ़ा क्वांटिटीज को पिक करता है और एक JSON ऑब्जेक्ट बनाता है, उसको प्रोडक्ट्स में बाइंड करता है और उसके बाद इंसर्ट इनटू डीबी कॉल होता है जो कि इन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेंड करवा देता है। तो सारे कोड में देखना पड़ेगा कि एंट्रीज कहाँ पे डबल हो रही हैं, विल हैव टू रेक्टिफाई दैट स्पेसिफिक कोड। सो हाउ वुड यू डू दैट? P name, P price, P quantity. Let's check now. एंट्रीज में सारी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ना, आपकी एंट्रीज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 27 28 में कोई एंट्री नहीं है। चेक ऑल डिलीट, प्रीवियस पेज पे जाएं, चेक ऑन डिलीट। ओके, कोड को मैं चेंज किया थोड़ा सा, रिफ्रेश करते हैं। एंट्री नाउ जाके चेक करते हैं, कोई एंट्री यहाँ पे नहीं गई। क्यों नहीं गई? प्रोडक्ट्स की एंट्री यहाँ पे हुई, प्रोडक्ट्स एम्प्टी हो गया यहाँ पे इंसर्ट होने से पहले, और यहाँ पे बेशक आप ना करते हैं, यहाँ पे रीसेट करते हैं। अच्छा, अब एक एंट्री होगी, लेट्स चेक दैट एंट्री। सब आपकी एंट्री ओके, अब आप जितनी मर्जी एंट्रीज करते जाए। इस क्लिक पे, इस क्लिक पे, इस क्लिक पे, इस क्लिक पे, फिर इस क्लिक पे, माइनस पे, फिर माइनस माइनस माइनस। सो लेट्स चेक इट आउट। क्वांटिटी 0, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, 3, 3, 2, 2, 2। सो क्वांटिटी चेंज हो रही है और हमारे पास इस टाइम एंट्रीज भी सिंगल आ रही हैं, डबल एंट्रीज नहीं आ रही, सो दैट इज़ गुड नाउ। लॉजिक हमारी ठीक है अब। और एक चीज़ हमारी इंप्लीमेंट करने वाली रह गई है, वो क्या, इन बटन्स के ऊपर आपके पास हैंड पॉइंटर आना चाहिए। तो उसके लिए कर्सर पॉइंटर कर लें, पॉइंटर, ठीक है, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्टैंड और कंट्रोल के ऊपर आपका जो कर्सर है दैट शुड बी पॉइंटर। एक चीज़ और, अगर इस एजेक्स से पहले आप कोई डेव लोडर लगाना चाह रहे हैं तो आप वो साथ बाइंड कर दें। तो एजेक्स के कंट्रोल के ऊपर आपको बिफोर सेंड होगा एक फंक्शन, जहाँ पे आप एज अ फंक्शन इसको यूज़ करके इसमें कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे एजेक्स डॉट पी एच पी इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर यहाँ पे सक्सेस से पहले आप बिफोर सेंड लगाएं। बिफोर सेंड इज अ फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर आप जो काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक लोडर जिप लगाना चाह रहा हूँ, तो आई गेट दैट फ्रॉम गूगल। दिस लुक्स ओके। तो सेव इमेज एज डब्ल्यू जे एस, नया फोल्डर इमेजेस, इसके अंदर आप लोडर डॉट जिप लेंगे, ठीक है। और बिफोर सेंड के ऊपर आई वांट अपेंड दिस ऑन टू बॉडी। अब
बॉडी पे इसको लगाना चाह रहे हैं, कैसे लगाएंगे? या एक काम करते हैं, हम इसको पेज के बॉटम में रख देते हैं लोडर को, और उसके बाद में हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। एम डी एस आर सी इज इक्वल टू इमेजेस के फोल्डर के अंदर आपके पास है लोडर डॉट जिप, ठीक है, और इसका आप डिस्प्ले कर रहे हैं नन। फाइल के अंदर डिस्प्ले आपने किया हुआ है नन, ठीक है। इसको लोड करेंगे और आप इस सारे एलिमेंट को चेंज कर देंगे। सो डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, सो विल हैव दैट थिंग हियर। ये लोडर आपके पास आ रहा है, ये लोडर आपको पेज के सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए आप इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर लें। पोजीशन एब्सोल्यूट, और ठीक है, ये लोडर आप शो करवा लेंगे, बाद में आप इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मैं बैकएंड पे अप्लाई कर रहा हूँ क्लास के साथ, और पेज के अंदर आप बिफोर फ्रेंड इसको डिस्प्ले करवा दें। डिस्प्ले ब्लॉक करवा दें, और सक्सेस में आप इसको रन करवा दें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि डिले हमारा कम है, डीबी से रिस्पॉन्स फास्ट आ रहा है, वी कैन ऐड अ डिले। तो मैनुअल डिले डालेंगे, तो उससे हमारा लोडर जो है वो 1 to 2 मिनट्स में स्टे करेगा। काफ़ी सारे तरीके हैं, आप सेट टाइम टाइम आउट लगाना चाहें वो लगा लें, पीएचपी से डिले डालना चाह रहे हैं वहाँ से डाल लें, और देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, व्हाटएवर यू लाइक। सेट इंटरवल, फंक्शन अलर्ट, हेलो, पीएचपी में डिले डाल सकते हैं। स्लीप, स्लीप फॉर 3 सेकंड अगर आप ऐड कर दें कोड में, तो आप अचीव कर लेंगे रिक्वायर्ड के लिए। तो सो विद इन 3 सेकंड्स आपका लोडर जो है वो
आपको आउटपुट दे देगा। सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क मी। I'm gonna end this lecture for today, and we will have a lecture tomorrow about how to delete plugins. So till that, see you guys tomorrow.